हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जुरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ईवीएस की नई डिस्कशन क्लास में। और हम देख रहे हैं कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है डेली स्टडी वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो जोरावर क्लासेस का ऐप है उस पर भी काफ़ी जो है अब टेस्ट सीरीज, एक फ्री टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो वो भी जो है आप जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक अच्छा रिवीजन आपके लिए होगा। और वैसे कंटेंट कोर्स के भी काफ़ी वीडियो जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। और हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसको मैंने आधे में ही छोड़ दिया था, मतलब कुछ डिस्कशन मैंने बेसिक कर दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि एक गैप के बाद उसको करवाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है देखिए लोकल बॉडीज जो है इससे टॉपिक जो है मैंने उठाया था। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी मैंने डिस्कस बहुत अच्छे से कर दिया, 3 वीडियोज इसके बनाए हैं और लगभग हर क्वेश्चन उसमें कवर करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोकल बॉडीज से रिलेटेड एक बेसिक सा टॉपिक हम 20 क्वेश्चन का सेट कर चुके हैं। तो आज फिर हम जो 20 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे जो कि लोकल बॉडीज से रिलेटेड होगा। और बहुत सारे वीडियो जो है बहुत सारे टॉपिक से जो है हमने करने की कोशिश की। देखिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो हमने किया है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से रिलेटेड भी टॉपिक हमने कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज डिस्कस किए हैं, कल्चरल रिलेशन से रिलेटेड भी किए हैं, सोशल रिफॉर्मर से भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक किए हैं। इसके अलावा मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग विद ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, ये सभी चीज़ें हमने की है। ठीक है, तो ये बीच का एरिया है जो है ना, ये थोड़ा सा बाकी है। हम इस पे फोकस करेंगे, जल्दी से हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, सिटीजन राइट, डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत, नगर पालिका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसको भी कर लेंगे। तो हम आज टॉपिक जो करेंगे लोकल बॉडीज पे फोकस करेंगे। इधर का पोर्शन लगभग हमने कर लिया है। ठीक है, और इधर का पोर्शन भी लगभग पूरा होने वाला है। तो ये बीच का टॉपिक ही हमारा रहेगा जो डिस्कशन में है। अब देखते हैं हम लोकल बॉडीज से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 नहीं, 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए ग्राम सभा का मतलब क्या है। क्वेश्चन इज ग्राम सभा मीन्स, इसका अभिप्राय क्या है। पीपल ऑफ पंचायत एरिया, स्पेसिफिक पीपल नोटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पीपल रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज लेवल पंचायत एरिया, मेंबर ऑफ द पंचायत। ठीक है, पंचायत के सदस्य, क्या ये ग्राम सभा बनाते हैं? नहीं, पंचायत के सदस्य देखिए कौन होते हैं। पंचायत के सदस्य होते हैं, एक सरपंच होता है, ठीक है, और वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसको पंच कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे मिलके ग्राम पंचायत के सदस्य कहे जाते हैं। तो ये तो ग्राम सभा नहीं हुई। उसके बाद एक पंचायत क्षेत्र के लोग, एक पंचायत क्षेत्र मान लीजिए गाँव, उसकी जनसंख्या 3000 है, तो क्या ये सारे लोग जो है ग्राम सभा कहलाएंगे? बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं करते। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, स्पेसिफिक पीपल नोटिफाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये अभिसूचित नहीं, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, भले ही आप 18+ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो आप ग्राम सभा का पार्ट नहीं है। तो ग्राम सभा देखिए, एक पंचायत क्षेत्र के अंदर जितने भी 18+ एज के लोग हैं और वो जो वोटर कार्ड में रजिस्टर हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? ग्राम सभा। और इसी वजह से देखिए लोकसभा में तो हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता। लेकिन ग्राम सभा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल अगर इंडिया में पूछा जाता है तो वो ग्राम सभा ही होती है, बाकी कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी। ऑल पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ए ग्राम सभा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। आप भी अपने आंसर जो है वो चेक करते रहिए, क्योंकि एक गैप के बाद मैंने इसको शुरू किया और ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी उस वीडियो में भी। ठीक है, पंचायत समिति इज कंस्टिट्यूटेड एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए हमने एक बताया था आपको कि जो पंचायत सिस्टम हमारे देश में लागू हुआ है वो 3 टायर सिस्टम है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद एक ब्लॉक लेवल पे होता है और उसके बाद विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, इसको जिला परिषद के हिसाब नाम से कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है, इसको ब्लॉक समिति कहा जाता है। ठीक है, समिति या कमेटी। तो देखिए इन्होंने पंचायत समिति जो पूछी है ना, ये वही है। तो ये ब्लॉक लेवल पे होती है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर होती है। तो सही आंसर हमारा ये हो गया। विलेज लेवल पर कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। 3 ऑप्शन तो हम वैसे भी, ये ऑप्शन तो कट ही रहा है,
ठीक है, ये दो ऑप्शन तो कट ही रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे ही ब्लॉक समिति के आपने इलेक्शन देखे होंगे अपने आसपास, जो ग्रामीण एरिया से रिलेटेड जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो तो जरूर जानते ही होंगे, ब्लॉक समिति के इलेक्शन भी पंचायत के साथ होते हैं और जिला परिषद के भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक समिति से पंचायत समिति, ठीक है, तो नंबर ऑफ विलेजेस आर क्लस्टर्ड टुगेदर, ठीक है, और उसको जो है ब्लॉक के रूप में काउंट किया जाता है, जैसे एक विलेज दूसरा विलेज तीसरा, एक क्लस्टर के अंदर इसको ब्लॉक काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसको क्या कहते हैं? तो ब्लॉक लेवल पर या पंचायत समिति पर जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो प्रबंधन करता है, उसको मैनेज करता है। उसका नाम क्या है? ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। इंग्लिश में तो बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, खंड विकास पदाधिकारी। तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एक बड़ी पोस्ट हो गई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का ही हो जाएगा वो तो पूरा। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर नहीं, ये भी बहुत बड़ा। म्युनिसिपल कमिश्नर वैसे भी पंचायत की बात हो रही है, ठीक है, तो पंचायत की बात हो रही है तो हम लोकल एरिया की ही बात कर रहे हैं। तो म्युनिसिपल कमिश्नर का मतलब हम समझ रहे हैं कि कहीं शहर की बात हो रही है, टाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा और सरपंच है, सरपंच तो गांव को देखेगा। तो इस तरीके से हम सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, और हमारा सही आंसर होगा खंड विकास अधिकारी। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो पंचायत समिति के प्रशासन को प्रबंधन को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। जो प्राइमरी पार्ट ऑफ पंचायती राज जो त्रिसोपान जो है, मतलब ट्रायल जो ट्राई सिस्टम है ना, क्या बोले इसको इंग्लिश में, ट्राई सिस्टम जो होता है, त्रिस्तरीय जो सिस्टम जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल है और फिर ग्राम सभा है। तो यही पूछ रहा है कि प्राथमिक सबसे पहला चरण कौन सा है? तो सबसे पहला चरण ग्रामीण पंचायत है। ग्राम पंचायतें कई मिलके वो समिति बनाती है, और कई समिति के एरिया को मिला के जो है वो जिला समिति बनती है। तो हमारा सही आंसर हो गया ग्राम पंचायत, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण हमारा त्रिसोपान का यही है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत जो है ना 1947 के बाद जो है भारत आजाद हुआ, तो ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी नागौर जिले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई थी 1947 के बाद, और तारीख मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1969 को ये हुआ था। 2 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस आप जानते ही हैं कि ये दो महापुरुषों के जन्मदिन का दिन है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी और दोनों का और इसी डे को रिमार्क करने के लिए इस दिन इसको शुरुआत की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम जब पंचायती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1959 इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे? नागौर जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में नागौर जिले में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बलवंत राय मेहता नाम की एक कमेटी का गठन किया गया था। इन विच ईयर बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बलवंत राय मेहता क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो 1957 AD में जो है इस कमेटी को रिकमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जो है सामने रखी थी। ठीक है, तो 1957 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति होती है, जो ब्लॉक समिति के इलेक्शन होते हैं इनके, तो ये इलेक्शन होते हैं तो ये निर्वाचित होते हैं। ब्लॉक आर नॉमिनेटेड, क्या इनको नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, छाट लिया जाता है और अपने मर्जी से लगा दिया जाता है, क्या उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्यों की जो है ना, नॉमिनेटेड जहां भी वर्ड है वो काट दीजिए, तो नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत, ये भी कट गया है। ठीक है, निर्वाचित वर्ड ढूंढिए, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके बाद आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं ब्लॉक समिति के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लॉक समिति के सदस्य, सॉरी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन देयर फंड, अपनी राज्य संस्थाएं जो है ना वो पैसे के लिए किस पर निर्भर है? संपत्ति कर पर, गवर्नमेंट ग्रांट्स पर, लोकल टैक्स पर, स्पेशल या किसी विशेष कर पर, कोई स्पेशल टैक्स। ठीक है, स्पेशल टैक्स पर किसी पर निर्भर है क्या? तो देखिए गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इसी वजह से जो है पंचायत सिस्टम पे जब भी आप डीमेरिट्स काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये मोस्टली जो है
ये सरकारी अनुदान पर निर्भर करते हैं, लोकल टैक्स से वो इतना नहीं ले पाते। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, पंचायती राज सिस्टम में तो प्रॉपर्टी टैक्स होता ही नहीं है, चूल्हा कर वगैरह इस टाइप के कर तो होते हैं, लेकिन ये संपत्ति कर मोस्टली जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहरों में होते हैं। ठीक है, तो सरकारी अनुदान पर ही मोस्टली जो ग्रांट पर ही निर्भर करता है, स्थानीय कर इतने इकट्ठे नहीं कर पाते, यही इसकी डिमेरिट है। इनकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है इनके पास, ये कभी कभी इनके उसमें काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको आंसर भी याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है बता दीजिए। क्या भूमि और स्थानीय कर है, लैंड लोकल टैक्स कोई होता है क्या? उसके बाद फेयर एंड मार्केट टैक्स, डेथ टैक्स, हाउस एनिमल टैक्स। तो सबसे बड़ा जो सोर्स का तरीका है वो फेयर एंड, ये मेले वगैरह बाजार कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सोर्स ऑफ इनकम है, ना कि ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनके ग्राम पंचायतों के। ठीक है, भूमि स्थानीय कर ऐसा कुछ नहीं है, स्थानीय कर कोई नहीं लगाया जाता। तो ये वाला जो है यहाँ पर वो अपना कर इकट्ठा कर सकते हैं, मेले लगते हैं उन पे वो कर लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। देखिए, पंचायत समिति बनाई जाती है ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ विलेज को ब्लॉक बना दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे विलेजेज हैं। ठीक है, हर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो ये इसके विकास के लिए जो है ये जो बनाया जाता है पंचायत समितियों ने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ब्लॉक की क्या है ये, तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण है। ठीक है, सलाहकार समिति नहीं है, क्योंकि प्रशासन के लिए बनाई गई है ब्लॉक कमेटी, या इलेक्शन किया गया है, वहां का प्रशासन संभालेगी वो। ये कंसल्टेटिव कमेटी नहीं है किसी की, ना कि एडवाइजरी कमेटी। ये प्रॉपर तरीके से उस ब्लॉक का ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर की हेल्प से जो है प्रशासन देखेगी, इंस्पेक्शन अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से भारत सरकार बनती है तो भारत सरकार प्रशासन संभालती है ना, उसी तरीके से जो ब्लॉक समिति के इलेक्शन होते हैं तो ये भी प्रशासन को ही संभालती है। इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो बहुत इजीली याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया ना। अब देखिए, इफ द पंचायत इज डिजोल्व्ड देन विद इन विच विल द इलेक्शन टेक प्लेस। अगर पंचायत जो है वो भंग हो गई है, ठीक है, तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होने बहुत जरूरी है? तो 6 मंथ के अंदर जो है चुनाव होने बहुत जरूरी है। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी, 6 मंथ के अंदर जो है चुनाव होने बहुत जरूरी है। अब और आपको पता है कि 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होती है? महिलाओं के लिए। ठीक है, फिर से आपको रिपीट मैंने करवाया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में से पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? आप बताइए कहाँ पर पहला जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या दिल्ली में? कहाँ पर हुआ था? रिकॉल कर सकते हैं क्या कुछ आप? मैंने पिछली क्लास में जब इसमें बारे में बताया था, कलकत्ता में हुआ था या चेन्नई में या मुंबई में? तो मैं फिर से थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि लॉर्ड रिपन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न भारत में। ठीक है, उससे पहले मैंने बताया था कि चोला के टाइम पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो है बात पूछी जाती है। लेकिन मॉडर्न इंडिया में अगर देखें तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है, तो मद्रास जो है वहां पर पहली जो है नगर निगम एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो व्हेन एंड वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड? तो दिस वाज इन ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हम पहले भी कर चुके हैं, तो दिस इज रिपीटेड। उसमें तारीख नहीं दी गई थी, बस स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 में कौन सी समिति गठित की गई थी आप सभी को पता ही है। अब ये क्वेश्चन आया था 1957 में, एक ही कमेटी के बारे में बात करेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस कमेटी रिकमेंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि कुछ पावर्स जो है नीचे की तरफ लोगों को दी जाए। ठीक है, जो लोकल लेवल पर गांव है उनके लोगों को दे दी जाए, वो अपने छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नीड्स की जरूरतों के लिए अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आइडिया भी बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। और 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जो 1957 में सिफारिश की गई थी वो भी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। इसका गठन भी 1957 में ही हुआ था। अब देखिए, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? देखिए, किसकी अनुशंसा पर की गई है? ये वर्तमान 3 स्तरीय जो है वो 3 स्तरीय किसकी अनुशंसा पर है? अभी भी बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर 3 स्तरीय जो इन्होंने रिकमेंड किया था उसी के आधार पर जो है संरचना है।
हु रिकमेंडेड द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये भी बलवंत राय मेहता आंसर हमारा हो गया। ठीक है, बहुत इजी आंसर है, बहुत आपको इसको याद रखना है। अब है 73वें संविधान संशोधन का विपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो 73rd फर्स्ट स्टेट टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, और 74th जो है वो नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टाउन से रिलेटेड जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है, और ये ग्रामीण एरिया से रिलेटेड है। तो इस 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 11th शेड्यूल जोड़ा गया था, अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान के अंदर। पहले जो है केवल 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी। किसकी वजह से जोड़ी? वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था। तो 9वें शेड्यूल में कोई भी चीज डाल सकते हैं तो जनता के हित के लिए, जैसे भूमि अधिग्रहण करना है, रोड बनना है, उधर से भूमि को लेना सरकार को, तो इस शेड्यूल में डाल देते हैं। तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अब कोर्ट में चैलेंज करने लगे हैं। 10वें में हम देखते हैं कि 52nd अमेंडमेंट किया गया था, दल बदल के खिलाफ कानून लेके आए थे, तो 10वीं अनुसूची में डाला गया। 11वीं अनुसूची में देखें तो 73rd अमेंडमेंट डाला गया है और पंचायती राज सिस्टम लिया गया। और 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट जो कि नगर पालिका से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये जो संविधान संशोधन किया गया, तो किस राज्य ने इसे सबसे पहले जो है अपने स्टेट में यूज किया? तो वो है आंध्र प्रदेश, सही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसको वास्तुकार माना जाता है, द आर्किटेक्चर ऑफ द आर्टिसन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में इनमें से देखिए कौन किसको जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को मैं रिकॉल करूँ तो इनके टाइम पे जो है 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन ये बंगाल के एरिया में हुई थी, और बंगाल के एरिया में देखे तो बिहार का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद जो आज का झारखंड है उसका पार्ट था, पश्चिमी बंगाल का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट और बांग्लादेश वाला पार्ट, ये वाले सारे एरिया में जो है फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न इंडिया में जनगणना हुई थी। लेकिन रिपन के टाइम में हम देखते हैं 1881 में अखिल भारतीय जनगणना फर्स्ट टाइम और रेगुलर यहाँ से शुरू हुई। तो रिपन ही वो व्यक्ति है जिसके समय पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और मद्रास में जो है पहला जो है नगर निगम बनाया गया था। तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रूली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखिए, मैं अभी बताया आपको, ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा को इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें हर आदमी पार्टिसिपेट करता है। तो ग्राम सभा के निर्माण में ग्राम का 18+ चुनाव में अपना वोटर कार्ड बनवाया हुआ हर व्यक्ति ग्राम सभा का निर्माण करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द एम्बोडिज्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए। पहले टॉपिक में हमने ये फैक्ट कवर किए, पहले टॉपिक में हमने कंसेप्ट और कंप्रिहेंसिव पार्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। तो फैक्चुअल चीज़ें भी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये उसको जो है कंप्लीट फुलफिल करेगा। ठीक है, और आप इसको जो है ज़रूर इसके जो पॉइंट्स हैं वो नोट कीजिए। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर बताइए, कुछ चीज़ें सुधार की चीज़ें हैं वो ज़रूर बताइए, और कैसा लगा ये भी बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बस अपनी एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ एक बार आपसे, क्या हमारे हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके हैं? हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके अंदर अथाह शक्ति है। ठीक है, अथाह शक्ति है आपके अंदर, ध्यान रखिए। जिस एज में आप हैं उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, उस तरीके से ये जो यंग एज होती है 30-35 तक, ठीक है, इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है, मतलब आप 18 से शुरू कर दीजिए और 35 तक जो एनर्जी होती है फिर वो एनर्जी लौट के नहीं आती। तो इस एज में जो है ना, ये थकते हो, जो आप कहते हैं ना थक गए हैं, ये थकना कुछ नहीं है। पढ़ने का एक शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए बीच में। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप जरूर थकेंगे, सीधी सी बात है, माइंड पे लोड हो रहा है।
ये तो एक कॉमन सी बात होगी। तो आपको क्या करना है कि 10-15 मिनट ब्रेक करना चाहिए अपनी स्टडी को, और उस 10-15 मिनट के अंदर अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए खूब जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कोई कॉमेडी चीज़ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, या अगर आपने खाना नहीं खाया है तो कुछ खा लीजिए, ठीक है, या ड्रिंक कर लीजिए, पानी पी लीजिए, आपकी सुस्ती दूर होगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक जो है फील करेंगे। तो लगातार 3 घंटे पढ़ने से अच्छा है 2 घंटे पढ़ो, ठीक है, उसके बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट लेके फिर से 2 घंटे पढ़ो, तो 3 की जगह 4 हो गए आप टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, ब्रेक लेके पढ़िए, अपनी एनर्जी को बना के रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।